बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, फौजिया इज हेयर विद माय अनदर वीडियो, जो कि हम आज छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे। जिसमें होता क्या है कि छोटे बच्चे जो हैं वो दूध पीने के बाद जो है वो स्पिटिंग कर देते हैं, या जो ड्रिबलिंग ऑफ द मिल्क होती है आफ्टर फीडिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी क्या कॉजेज होती हैं और इसकी जो अलामात हैं वो क्या आ रही होती हैं। और सबसे आखिर में वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से इस मसले से निजात हासिल की जा सकती है। स्पिटिंग अप और ड्रिबलिंग ऑफ द मिल्क जो है ये छोटे बच्चों में एक फेयरली कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं, और इसकी बहुत सी कॉजेज होती हैं। जो मेन कॉज होती है इसके पीछे, जो एक मेडिकल रीज़न हम इसको कह सकते हैं, उसमें होता ये है कि जो बच्चों का स्फिंक्टर होता है, जो कि स्टमक के दरमियान, स्टमक और एसोफेगस जो हमारी खुराक की नाली होती है उसके दरमियान में जो ये एक ऐसा पॉइंट होता है, इसकी वीकनेस की वजह से ऐसा हो रहा होता है। और बच्चे जैसे ही दूध पीते हैं, जो मिल्क होता है वो बैकवर्ड जो है वो ट्रेवल कर जाता है, और उसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो वॉमिट कर देता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारा स्फिंक्टर मसल होता है वो अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो मिच्योर हो जाता है, जैसा कि ग्रोन अप्स में होता है। तो उसकी वीकनेस की वजह से, स्फिंक्टर मसल की वीकनेस की वजह से बच्चे जो हैं वो दूध की जो वॉमिटिंग होती है वो कर रहे होते हैं। कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक इशू है, यानी कि मैदे का जितना निज़ाम मुंह से लेके स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहां तक ये इन्वॉल्व होता है। ये कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, ना इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, ना ही इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चों का ये मैदे का पूरा निज़ाम है, निज़ाम हाजमा होता है बच्चों का, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं ये मिच्योर होता चला जाता है, और हमारा जो जीआईटी सिस्टम होता है वो इसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, और वो मिच्योर हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी का जो जीआईटी सिस्टम है वो अभी लर्निंग प्रोसेस में होता है, और वो चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ये कोई एक बहुत बड़ी डेंजरस बात नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर मदर्स को या जो है वो जो केयर टेकर्स होते हैं उनको इसमें परेशान होना चाहिए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम यही नज़र आ रहा होता है, मदर्स देखती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो बार बार रोना शुरू कर देते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको किसी तरीके से सुकून नहीं मिल रहा होता, और जब तक वो जो है वो बर्प नहीं कर लेते, या जब तक जो है वो उनका जो है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चा जो है वो उसको पेन स्टार्ट हो जाती है, या वो दोहरा होना शुरू हो जाता है दर्द से, और उसको स्ट्रेन्स आ रही होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है और रोना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक और जो इसमें सिम्टम देखा गया है वो ये है कि इसमें जो बच्चा है वॉमिटिंग कर देता है। वो भी इसीलिए हो रही होती है कि जो उसकी इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो उसका स्टमक होता है वो उसको स्क्वीज आउट कर देता है, और जो उसने मिल्क पिया हुआ होता है वो उसका सारा का सारा बाहर आ जाता है। इसके अलावा बच्चे में जो आमतौर पर देखा गया है, बच्चे का रंग जो है वो रेड हो जाता है तकलीफ की वजह से या रोने की वजह से, क्राइम की सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रही होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, गैगिंग साउंड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, रैचिंग हो रही होती है। यानी इस तरह से बच्चे को फील हो रहा होता है कि जो उसने मिल्क पिया है, जो उसने दूध लिया है, वो बार बार उसका ऊपर की तरफ आ रहा है, और वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। इसके अलावा बच्चा जो है वो पीछे की तरफ दोहरा हो रहा होता है, यानी कि उसकी जो बैक होती है वो उसको हम कह सकते हैं कि आर्चिंग बैक बच्चा बना रहा होता है, पीछे की तरफ वो मुड़ रहा होता है। इस तरीके से शायद उसको वो लग रहा होता है कि वो इस तरीके से वो उसको सुकून आ जाएगा, उसकी ये पेन जो है वो कम हो जाएगी, उसकी जो रैचिंग सिचुएशन है, जो उसको नॉजिएटेड फीलिंग हो रही है वो इससे कम हो जाएगी। अब इसके बाद हम चलते हैं कॉजेज की तरफ कि इस मसले की कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यू बॉर्न्स अभी 4 से 5 वीक्स तक की एज के हैं, उनको कम से कम जो है वो चाहे वो फार्मूला मिल्क अगर आप उनको दे रही हैं तो उसकी जो अमाउंट है वो 3 to 4 आउंसेज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप बच्चे को देंगे तो वो उसकी ओवरफिल कर देगा उसके स्टमक को, और वो उसकी जो कैपेसिटी है स्टमक की उससे ज़्यादा हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो उसको वॉमिट कर देगा। एक दूसरी कॉज़ जिसको हम कह सकते हैं वो ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जब आप ओवर फीडिंग करा देते हैं और उसके बाद उनको आप डकार नहीं दिलाएँगे, उसको कंधे के साथ नहीं लगाते हैं, उसकी कमर जो है वो थोड़ी-सी आप मसलना शुरू कर दें तो उससे बच्चे को सुकून आ जाता है, और उसका दूध जो है वो हज़म होने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसीलिए कहते हैं बड़ी बूढ़ियाँ भी अक्सर ये समझाती हैं कि बच्चों को बर्पिंग जो है वो ज़रूर करवाई जाए। इससे क्या होता है कि बच्चे ने जो इतनी फीडिंग के दौरान थोड़ी बहुत जो हवा उसने इनगल्फ कर ली होती है वो इससे थोड़ी-सी जो है वो डकार की सूरत में निकल जाती है, और बच्चा थोड़ा-सा पीसफुल हो जाता है।
इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने छोटे बच्चों को जो है फीड करते वक़्त स्मॉलर बॉटल्स का आप यूज़ करें और इस बात का ख़्याल रखें कि जो निप्पल का होल है वो भी स्मॉल होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिल्क जो है वो लेना शुरू कर देता है। और इसके अलावा एक और जो फिफ्थ रीज़न है वो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इशू और हो रहा हो तो भी बच्चे जो हैं वो दूध की वॉमिटिंग कर देते हैं। एक और रीज़न जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी वो है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का। जैसे कि बड़ों में होता है कि बड़ों को फूड एलर्जी की वीडियो में मैं जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि कुछ लोगों को गंदम के साथ, कुछ को नट्स के साथ, कुछ को पनीर के साथ इश्यू होना शुरू हो जाते हैं। सेम इज़ द केस विद द न्यूबॉर्न बेबीज़ कि अगर उनको दूध जो दिया जा रहा है, ख़ास तौर पे अगर वो डब्बे के दूध पे हैं, तो आप लोगों को उसकी लिस्ट या उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक दफ़ा स्टडी कर लेने चाहिए कि उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे को एलर्जी कर रही है, उसको रिएक्ट कर रही है। तो इस किस्म का जो फार्मूला मिक्स हैं वो बच्चों को यूज़ ना आप करवाएँ। इससे भी बच्चों में जो है वो डायरिया का इश्यू हो जाता है। वॉमिटिंग के अलावा यानी कि उनको डायरिया का इश्यू भी हो सकता है, उनको पेट में दर्द हो सकता है, इसके अलावा उनको स्टमक रंबलिंग स्टार्ट हो सकती है। एक और रीज़न जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया एलर्जी ही है। बहुत से बच्चों को काऊ के मिल्क से एलर्जी होती है और ये ज़्यादातर जो है देखा गया है कि 1 से 5 साल तक के बच्चों में वो रिकवर कर लेते हैं और इसके साथ उनकी जो इम्यूनिटी है वो इसको जो है वो एडजस्टमेंट कर लेती है। तो इसमें भी बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन रैशेज़ आना शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर हाइव्स टाइप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रेडनेस आ जाती है, छोटे-छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे एलर्जी के सिम्पटम्स इसमें आ रहे होते हैं। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि अगर बच्चों में इस किस्म की वॉमिटिंग का जो इश्यू हो रहा होता है, उसको हम आम तौर पर बगैर मेडिसिन के घर पर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस में ये देखा जाता है कि घर पर ही रहकर हम छोटी-मोटी जो टिप्स होती हैं, उनको अपनाकर बच्चों की इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली रीज़न जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि आप अपने बच्चों को फ़ीड करवाते वक़्त जैसा कि मैंने बोला है कि स्मॉलर बॉटल का यूज़ करें, उनको स्मॉल अमाउंट्स में फ़ीड करना शुरू करें। बहुत ज़्यादा दूध बोतल में भरने की ज़रूरत नहीं है और ना बहुत ज़्यादा उनको पिलाने की ज़रूरत है, ना तो वो डाइजेस्ट कर पा रहे होते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप स्मॉलर बॉटल्स का यूज़ करें और उनको स्मॉल अमाउंट्स में उनको फीडिंग करवाएँ। इसके अलावा उनको स्लोली फीड करवाएँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिलाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी-जल्दी उनको फीड मत करवाएँ। उनको थोड़ा-सा टाइम दें ताकि वो स्लोली जो है वो फीड करें। इसके अलावा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि फीड करवाने के बाद बच्चों को डकार ज़रूर दिलवाएँ। उनको आप कंधे पे लगा सकते हैं, उनकी बैक को ज़रा सहलाना शुरू कर दें, थोड़ी देर उनको कंधे पे डाल कर रखें जब तक कि उनको डकार नहीं आ जाती। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ड्यूरिंग फीडिंग जो है आप ट्राई करें कि बच्चे का जो हेड है और जो उसकी चेस्ट है वो थोड़ा-सा रिक्लाइन पोज़ीशन में रहे, बहुत ज़्यादा हेड जो है वो डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बच्चा जो है वो वॉमिटिंग करने से महफूज़ रहता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टिप ये है कि फीडिंग करवाने के बाद भी बच्चों को जो है वो बिल्कुल लिटा नहीं देना चाहिए और उनका हेड डाउन नहीं रखना चाहिए। फीडिंग करवाने के बाद भी बच्चों को स्ट्रेट पोज़ीशन में थोड़ा-सा रखें कुछ देर के लिए ताकि उनका दूध जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फीडिंग करवाने के बाद बच्चों की मूवमेंट पे थोड़ा-सा नज़र रखें। बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होने से या दाएँ-बाएँ घूमने-फिरने से या बहुत ज़्यादा उनकी जंपिंग वगैरह की अगर एज है तो उस चीज़ से भी वॉमिटिंग होने के जो इम्कानात होते हैं। एक और चीज़ जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था स्मॉलर बॉटल का यूज़ करेंगी, उसका निपल जो है वो आप स्मॉल रखेंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले कि बच्चों को ड्रेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेसेस मत पहनाएँ, उनकी लूज़ क्लॉथिंग रखें, लूज़ ड्रेसिंग रखें, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सबसे लास्ट पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों को जो आप डायपर यूज़ करवा रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं उनको पहनाया हुआ होना चाहिए, इससे भी बच्चे अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं और वो वॉमिटिंग कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये थी एक मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने बच्चों के न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में आप लोगों को बताई है कि वो क्यों जो है उनकी वॉमिटिंग का प्रोसेस क्यों स्टार्ट हो जाता है, वो दूध क्यों निकाल देते हैं। तो आई विश कि आपके बेबीज़ को ये प्रॉब्लम कभी ना हो, अदरवाइज़ अगर इस किस्म का इश्यू का आपको सामना करना पड़ता है तो मेरी इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इसी प्रॉब्लम की मेडिसिन्स के साथ, क्योंकि इसमें मैंने मेडिसिन्स को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया कि वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी और इस इश्यू के ऊपर जो मेडिसिन्स होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।